गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पादपों के लिए आवश्यक अनिवार्य पोषक तत्वों की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था कि पादपों में 17 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि अनिवार्य हैं, जिन्हें हमने वृहद मात्रिक पोषक तत्व और लघु मात्रिक पोषक तत्वों में वर्गीकृत किया था। इनमें से वृहद मात्रिक पोषक तत्व संख्या में होता है कितने? 9। कौन कौन सा है 9? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये संख्या में 9 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी मात्रा पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें से हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया था कि ये कैसे हैं, अखनिज पोषक तत्व। साथ ही साथ हम नाइट्रोजन की आवश्यकता के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज हम शेष वृहद मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम इसमें लेते हैं आज का हमारा पहला फास्फोरस। हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का हमारा है वृहद मात्रिक पोषक तत्व में चौथा पोषक तत्व, जो कि कौन सा है? फास्फोरस। देखिए, जो फास्फोरस है इसे हम किससे दिखाते हैं? पी से। ये जो फास्फोरस है इसकी मात्रा मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 ग्राम पादप के शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक होना चाहिए। पादपों के द्वारा यह फास्फेट आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। मृदा से किसके रूप में अवशोषित किया जाएगा? फास्फेट आयन के रूप में। तो फास्फेट समूह क्या होता है? H3PO4। इसका हमें क्या बनाना है? आयन। तो फास्फेट के आयन के रूप में यानी कि H2PO4 माइनस HPO4 माइनस 2 और PO4 माइनस 3। ये फास्फेट का आयन है। एक हाइड्रोजन त्यागा तो एक माइनस आ गया, एक H प्लस त्याग दिया तो जब 2 H प्लस त्यागे तो -2 आ गया, और जब तीनों ही H प्लस त्याग दिए, ये तीनों ही हाइड्रोजन त्याग दिए तो क्या आ गया इसके ऊपर चार्ज? -3। तो क्या हुआ, जो फास्फोरस है इसे पादप मृदा से किसके रूप में लेते हैं? फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब देखिए, ये जो फास्फोरस है क्यों आवश्यक है? इसकी आवश्यकता देखिए क्यों है। ये किसका? ये है पादपों में संरचनात्मक घटकों का निर्माण करता है, जैसे कि एटीपी, एनएडीपी, एटीपी, एनएडीपी। इसके अलावा बहुत सारे फास्फोलिपिड, जिन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न का वसा से क्या तात्पर्य है कि आपके पास वसा के साथ साथ फास्फेट समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। देखिए, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह जैविक ऊर्जा है। जो पादपों में जो ऊर्जा निर्मित होती है उसे किसके रूप में रखते हैं, किसके रूप में दर्शाते हैं? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। कहाँ संश्लेषित होती है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। एनएडीपी भी ऊर्जा का ही रूप है, परिवर्तित रूप है। एनएडीपी को हमें एटीपी पे परिवर्तित करना होता है जब पादपों जंतु के द्वारा इसे यूज किया जाता है। एक एनएडीपी से 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। पादप क्या करेगा? इस एनएडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। किस तरीके से परिवर्तित करता है ये हम श्वसन की प्रक्रिया में देखेंगे। तो एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। तो देखिए, फास्फेट किसके लिए आवश्यक है? एटीपी के निर्माण के लिए फास्फेट आवश्यक है। ये देखिए फास्फेट समूह आ गया। एनएडीपी के लिए भी आपके लिए आवश्यक है। यहाँ देखिए फास्फेट समूह आ गया। इसी के साथ साथ डीएनए एवं आरएनए के निर्माण में भी फास्फेट समूह आवश्यक है।
हम डीएनए या आरएनए के संरचनात्मक घटकों के बारे में पढ़ चुके थे कि एक तो चाहिए पंच कार्बन शर्करा, जो कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। इसी के साथ चाहिए इनमें नाइट्रोजन क्षार, जो नाइट्रोजन क्षार है नाइट्रोजन बेस, इसमें प्यूरिन और pyrimidine। साथ ही साथ चाहिए इनमें फास्फेट समूह। यह फास्फेट समूह डीएनए के निर्माण में रीढ़ की हड्डी के समान कार्य करता है। तो डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? फास्फेट समूह की आवश्यकता होती है। तो जो फास्फोरस है यह पादपों के लिए कैसा हो जाएगा? वृहद मात्रिक पोषक तत्व होता है। देखिए ये जो फास्फेट है ऑक्सीकरण, अपचयन, प्रकाश संश्लेषण ऐसी कई क्रियाओं में सहायक होता है। यदि इसकी कमी हो जाए, यानी कि यदि अर्थात फास्फोरस की यदि पादप में न्यूनता हो जाए तो इसकी न्यूनता से क्या क्या लक्षण पादपों में दिखाई देते हैं? तो पहली बात तो वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि रुक जाएगी। पादपों की वृद्धि क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। जब वृद्धि रुक जाएगी तो पादप कैसे प्राप्त होंगे आपको? बौने, यानी कि कम हाइट के पादप आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा, जैसे ही फास्फोरस की कमी हो जाती है तो ऊतक नष्ट होने लग जाते हैं पादपों की। ऊतक नष्ट होने लग जाएंगे, पादपों में हरिमाहीनता होने लगेगी और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? इसमें एंथोसायनिन वर्णन का निर्माण होने लग जाएगा। एंथोसायनिन वर्णक निर्मित हो जाएगा। तो फास्फोरस की कमी से क्या हो जाएगा? वृद्धि रुक जाएगी, ऊतक नष्ट हो जाएंगे, यानी कि पत्तियां विकृत हो जाएंगी। साथ ही साथ एंथोसायनिन वर्णक का भी निर्माण होने लग जाता है। तो हमने पढ़ा फास्फोरस का महत्व पादपों के लिए कि एटीपी के रूप में, एनएटीपी के रूप में, डीएनए के रूप में या आरएनए के रूप में फास्फोरस पादप शरीर में उपस्थित होता है। तो हमने फास्फोरस की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे पोटेशियम की। क्लियर है? तो देखिए CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे हमने क्या कहा था? अकार्बनिक खनिज तत्व। साथ ही साथ NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी आवश्यकता पादपों को सर्वाधिक होती है। इसीलिए इन्हें प्राथमिक वृहद मात्रक पोषक तत्व कहा जाता है या इन्हें क्रांतिक पोषक तत्व भी कहते हैं। क्रिटिकल, यानी कि पादपों को सर्वाधिक इनकी मात्रा आवश्यक होती है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पोटेशियम के बारे में। तो नेक्स्ट पोषक तत्व है हमारे पास 5वां, पोटेशियम, जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। यह पोटेशियम मृदा से K+ के रूप में अवशोषित होता है, यानी कि पोटेशियम आयन के रूप में। तो पोटेशियम को पादप मृदा से किसके रूप में अवशोषित करते हैं? पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। यह जो पोटेशियम है इसकी बहुत अधिक मात्रा पादपों को आवश्यक होती है, लेकिन क्या करता है, ये किसी भी तरीके से संरचनात्मक भूमिका नहीं दर्शाता। इसका जो मुख्य आवश्यकता है वो रासायनिक आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? रासायनिक, यानी कि रासायनिक क्रियाओं को, यह पादपों की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। पोटेशियम आयन की आवश्यकता पादपों की रासायनिक क्रियाओं को या उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने में की जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था रंध्रों का खुलना या बंद होना, रंध्र की गति, और रंध्र की गति में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। देखिए रंध्रों की गति में जो हमने सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत पढ़ा था, यह सिद्धांत कह रहा है कि जो पोटेशियम आयन का स्थानांतरण है, कि पोटेशियम आयन द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलेगा या द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा। तो जो K+ आयन का मूवमेंट है यही रंध्रों के खुलने या बंद होने को निर्धारित करता है। तो पहला जो उसका उपयोग हो गया वो किसमें हो गया? रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में। इसके अलावा देखिए सेकंड, ऋणायनिक उदासीनीकरण। यदि आपकी कोशिका में, यदि पादप की कोशिका में
नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं Cl-, यदि क्लोराइड आयन ज्यादा हो गया कोशिका में तो K+ आयन कोशिका में प्रवेश करता है और 1+, 1- को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, तो KCl का निर्माण कर देगा। तो ऋणायनों को उदासीन करने में भी किसकी भूमिका होती है, K+ आयन की भूमिका होती है। इसके अलावा देखिए सोडियम पोटेशियम पंप, क्या होता है सोडियम पोटेशियम पंप। यह सोडियम पोटेशियम पंप आपकी प्लाज्मा जो झिल्ली है, प्लाज्मा कला है, इसमें पदार्थों के स्थानांतरण में, आयनों के स्थानांतरण में सहायता करते हैं। तो एक कोशिका के अंदर से बाहर जाने में यानी कि माइग्रेशन, अभिगमन, आयनों का कोशिका में प्रवेश करना या कोशिका से बाहर निकलना, इसमें सहायता करता है। आयनों के अभिगमन में कौन सहायता करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे कौन आ रहा है, पोटेशियम, यानी कि आयनों के अभिगमन में भी आपका पोटेशियम सहायता करता है। इसके अलावा बहुत सारी एंजाइमेटिक क्रियाओं को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है। विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय करने में या विभिन्न एंजाइमेटिक क्रियाओं को संपन्न करने में भी पोटेशियम का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम बात कर चुके थे परासरण के बारे में, तो परासरण की क्रियाओं में भी पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। तो रंध्रों की गति, ऋणायनों को उदासीन करने में, सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में यानी कि आयन विनिमय में, किसके रूप में, आयन विनिमय के रूप में। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज कोशिका से बाहर निकल रहा है, जैसे कि Na+ या K+ या हाइड्रोजन प्लस यदि कोशिका से बाहर निकल रहा है, तो कोशिका के अंदर धनायन को साम्य में करने के लिए बाहर से कौन प्रवेश कर जाएगा, K+ आयन प्रवेश कर जाएगा, जैसे कि हमने रंध्रों की गति में देखा था। तो ये धनायनों को भी आपके बैलेंस करने में, धनायनों के सामने में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। यदि पादपों में पोटेशियम की कमी हो गई तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। बात करते हैं हम न्यूनता के लक्षण, कि यदि पादपों में पोटेशियम आयन की कमी हो गई तो क्या क्या कमी दिखाई देगी। पहला देखिए हरिमाहीनता, पादपों की पत्तियां मुरझा जाएंगी, वृद्धि नहीं होंगी। हरे रंग की जब वर्णक की कमी हो गई तो पादप भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं कर पाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और पादपों की वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। पादप की वृद्धि क्या हो जाएगी, अवरुद्ध, पादपों की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे अवरुद्ध। और इसके साथ साथ क्या होता है, पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। पादप में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने पोटेशियम आयन तथा उसकी न्यूनता के लक्षण देखे। अब हम बात करेंगे किसकी, सल्फर की, कि पादप में सल्फर से किस तरीके से सल्फर अवशोषित किया जाता है, और साथ ही साथ सल्फर की कमी के पादपों पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट पोषक तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं, और नेक्स्ट पोषक तत्व है हमारे पास सल्फर। यह है सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं, मृदा में सल्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। सल्फेट क्या होता है, SO4-2। जो सल्फर पादपों के द्वारा अवशोषित होता है, यह सल्फर मृदा में सल्फेट के रूप में पाया जाता है। अब देखिए सल्फर का क्या क्या महत्व है, पादप में सल्फर क्यों चाहिए। हमने देखा है कि जो ब्रैसिकेसी कुल के पादप है, जिसमें मूली, सरसों, राई सम्मिलित है, तो ब्रैसिकेसी कुल के पादपों में तीखी खंड आती है, एक तीखी स्मेल आती है। ये जो तीखी गंध है, यह सल्फर युक्त यौगिकों के कारण होती है। किसके कारण होती है, सल्फर युक्त यौगिक, जिसके बारे में हमने पढ़ा था माइरोसिन। इस सल्फर युक्त यौगिक के कारण, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के कारण ही पादपों में क्या आती है, तीखी गंध पाई जाती है। तो सल्फर का जो महत्व है वो ब्रैसिकेसी कुल के पादपों में। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण में भी, इसके अतिरिक्त प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है सल्फर। हमें पता है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में 10 अमीनो अम्ल तो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्ल हमें बाहर से आवश्यक होते हैं। जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, जो शरीर में निर्मित हो जाते हैं,
उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। और जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं निर्मित होते हैं, जिन्हें भोजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो जब हम अमीनो अम्लों के बारे में बात करते हैं तो अमीनो अम्लों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल, विषम चक्रीय अमीनो अम्ल। ऐसे ही अमीनो अम्ल में होता है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। ऐसे कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर के अणु उपस्थित होते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में इन सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की भी आवश्यकता होती है। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं? मिथियोनिन, और सिस्टीन। यह मिथियोनिन और सिस्टीन अमीनो अम्ल अगर सल्फर नहीं होगा तो अनुपस्थित हो जाएंगे। तो ब्रेसिकेसी कुल के पादपों के लिए आवश्यक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यही प्रोटीन विभिन्न एंजाइमों का और हार्मोन का निर्माण करता है, यानी कि विभिन्न एंजाइम और हार्मोन के लिए भी क्या है, ये आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी के निर्माण के लिए भी सल्फर की आवश्यकता है। देखिए, कुछ एंजाइम कोएंजाइम ए के रूप में पाए जाते हैं। कुछ अमीनो अम्लों के निर्माण, कुछ विटामिन के निर्माण में और एंजाइमों के निर्माण में कोएंजाइम ए पाया जाता है। जो डॉट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए के निर्माण में भी सल्फर की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा सल्फर पादपों में किसके द्वारा अवशोषित होता है? सल्फेट आयनों के रूप में। अल्प मात्रा में पादप SO2 की फॉर्म में, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी सल्फर को अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और रंध्रों की सहायता से होगा। गैसों का जो विनिमय है वातावरण से, वो रंध्रों की सहायता से होता है। तो और इसकी आवश्यकता क्यों है? महत्व क्या है इसका? ब्रेसिकेसी कुल में तीखी गंध आती है पादपों में। सरसों, राई, मूली, इनमें जो तीखी गंध आती है वो किसके कारण होती है? सल्फर युक्त यौगिक माइरोसिन के कारण। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अमीनो अम्ल आवश्यक है सल्फर युक्त, उनके लिए सल्फर आवश्यक है। विभिन्न एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, कोएंजाइम ए के निर्माण के लिए भी सल्फर की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यदि इस सल्फर की कमी हो गई, अर्थात सल्फर की न्यूनता के पादपों में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? जैसे इसकी न्यूनता हो जाएगी, पहला तो हरिमाहीनता, पादपों की पत्तियां पीले रंग की हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, झड़ने लग जाएंगी, यानी कि पादप से विलगित हो जाएगी। पत्तियां कैसे होने लग जाएगी? पादपों से टूट के गिरने लग जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पत्तियों का विलगन। जब पत्तियां हरी नहीं होंगी तो क्या होगा? भोजन का निर्माण नहीं होगा। जब पादप में भोजन का निर्माण नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो पादपों की वृद्धि क्या हो जाएगी? कम, यानी कि पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी। जब पादपों की वृद्धि अवरुद्ध हो गई तो पादप कैसे हो जाएंगे? बोने। तो इससे किस प्रकार के पादपों का निर्माण होगा? बोने पादपों का निर्माण होगा। और सबसे आवश्यक, जब सल्फर ही नहीं रहेगा तो सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का संश्लेषण रुक जाता है। पादपों में सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल है, इनका संश्लेषण क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। तो हमने देखे सल्फर की कमी के लक्षण कि हरिमाहीनता हो जाएगी, सल्फर युक्त अमीनो अम्लों की कमी हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी और पादप कैसे हो जाएंगे? बोने हो जाएंगे। तो आज हमने फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ हम लघु मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। इनके जो कमी के लक्षण हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किसी विशेष आपको खनिज का नाम दे देंगे और उस खनिज की कमी से पादप में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसी के साथ साथ लघु मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।